Hello friends, today we will discuss about the topic Ohm's law. But Ohm's law में यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट है. आप यहाँ पे देख रहे होंगे एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ Ohm's law. इट मीन्स दैट कि Ohm's law को हम एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करेंगे. Ohm's law कैसे है, सही है या नहीं. तो जो इसका एक्सपेरिमेंट होता है एक्चुअली बोर्ड में क्लास 10 एंड क्लास 12 दोनों के लिए एप्लीकेबल है. ठीक है, यहाँ पे हम आपको ये लिमिट बाउंड करेंगे क्लास 10 तक का कहाँ है और क्लास 12 तक का कहाँ है. तो पहले हम लोग समझते हैं व्हाट इज ओम्स लॉ. ठीक है, आइए देखा जाए. ओम्स लॉ when a potential at the two terminal A and terminal B is VA and another is VB. दो टर्मिनल का पोटेंशियल VA एंड VB है. इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस निकल के आएगा वो हो जाएगा डेल V इज इक्वल टू VA एंड डिफरेंस VB. ठीक है, अब जब दो पॉइंट्स का आपको पोटेंशियल का डिफरेंस पता चल जाएगा, पोटेंशियल का डिफरेंस का सेंस यहाँ पे हो जाता है कि दोनों में कितने की एनर्जी का डिफरेंसेस है. अब इस कंडीशन में अगर हम एक केस अराइज कर लेते हैं कि VA इज ग्रेटर देन VB, इट मींस दैट कि VA का पोटेंशियल VB से ग्रेटर होगा. अब इस कंडीशन में अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अब यहाँ से क्या होगा, A पॉइंट से B पॉइंट पे क्या होगा, चार्ज फ्लो करेगा टू बैलेंस द एनर्जी. इट मींस दैट कि फ्रॉम A पॉइंट टू B पॉइंट तक ये चार्ज फ्लो करेगा. और आपको पता है कि व्हाट इज द मीन बाय द इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट I इज द Q डिवाइड बाई T. इलेक्ट्रिक करंट I का फॉर्मूला होता है Q divided by T. That means that charge flow through the conductor per unit time. पर यूनिट टाइम कितना चार्ज फ्लो कर रहा है वो हो जाता है पाई. अब ओम्स ने ये देखा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, जिसका क्या फॉर्मूला जानते हैं, इज इक्वल टू W अपॉन Q. दैट मींस दैट कि V इज इक्वल टू द, यहाँ पे हम अगेन लिख दे रहे हैं, V इज इक्वल टू W अपॉन Q. This is the formula of the potential, and here I is the Q by T. Both physical quantities depend on the charge, but when we are seen here, there is no any direct relationship between the I and V. Potential और current में कोई direct relation नहीं है. तो उन्होंने क्या दिया, एक्सपेरिमेंटली जब ओम्स एक्सपेरिमेंट कर रहे थे पर्टिकुलर एक कंडक्टर के लिए, तो वो ये जानना चाह रहे थे कि एक आप स्ट्रेट कंडक्टर कंसीडर कर रहे हैं, तो ये स्ट्रेट कंडक्टर हो गया जिसकी लेंथ होगी L. अब ये पर्टिकुलर एक लेंथ L है, इस लेंथ पे करंट कितना इजीली पास करेगा या स्लो पास करेगा. अगर हम लेंथ की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं तो एक्सपेरिमेंटली ये ओम्स वेरीफाई इस चीज को कर रहे थे. फिर उन्होंने ये देखा कि इसकी वैल्यू जो इस टर्मिनल से इस टर्मिनल तक चार्ज का फ्लो इस कंडक्टर में हो रहा था, वो बढ़ रहा था, घट रहा था अकॉर्डिंग टू दियर length L and L dash. Here is the, as we seen here, L dash is greater than L. जब लेंथ की वैल्यू को हम इंक्रीज कर रहे हैं, अब इसकी वैल्यू कुछ अलग आ रही थी. अब इसी में क्या किया, दूसरा कंडीशन लिया जिसमें कि वायर थिकनेस ये सेम लेंथ लिया. यहाँ एबव वाला जो ये लेंथ है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A था. अब लेंथ को बड़ा किया और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया A डैश कर लिया. अब इस कंडीशन में उन्होंने A डैश इज ग्रेटर देन A. अब उन्होंने इसमें क्या रिलेशन देखा कि अब इस कंडीशन में चीज कैसे हो रही है, वेरी हो रही है. इसी चीज के वेरिएशन का जब कैलकुलेशन कर रहे थे तो उनको ये रियलाइज हुआ, उन्होंने एक चीज देखी कि जो रिलेशनशिप है पोटेंशियल और करंट का, बोथ आर डिपेंड्स ऑन द चार्ज. तब उन्होंने एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश किया जिसको कि हम लोग जानते हैं ओम्स लॉ के नाम से, विच इज वेरी पॉपुलर रिलेशन. दिस इज रिलेटेड एज V is directly proportional to the I. ठीक है, इट मींस दैट कि अगर कंडक्टर है, कोई हम कंडक्टर कंसीडर कर रहे हैं, ये कंडक्टर हो गया हमारा, कंडक्टर का पॉइंट A एंड पॉइंट B, इन दोनों के टर्मिनल पे पोटेंशियल अगर VA है VB है. अगर आप टर्मिनल, जैसे कि हमने यहाँ पे लिया हुआ ना एग्जाम्पल, तो इसी को हम डिस्कस कर रहे हैं, अगर आप यहाँ पे कंडीशन अराइज करते हैं कि VA इज ग्रेटर देन VB, अगर VA और VB ग्रेटर है, मतलब VA की वैल्यू VB से ज्यादा ग्रेटर है, अब इस कंडीशन में क्या होगा, अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन, पोटेंशियल अगर ग्रेटर होगा डिफरेंस, तो करंट भी ज्यादा फ्लो करेगा. करंट एक्चुअली फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी कंडक्टर.
दिस इज इलेक्ट्रिक करंट, इसका मतलब इसमें से करंट भी ज्यादा फ्लो करेगा। उन्होंने इसको एक्सपेरिमेंटली देखा, तो यहां से उन्होंने रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किया कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I। कंडक्टर के दो टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस मतलब ज्यादा होगा, पोटेंशियल में डिफरेंस ज्यादा होगा, मतलब पोटेंशियल की वैल्यू आप ज्यादा बढ़ाएंगे तो उस कंडक्टर से चार्ज का फ्लो बढ़ जाएगा पर यूनिट टाइम, और दिस इज नोन एज द इलेक्ट्रिक करंट। दैट्स व्हाई वी कैन सी हियर इज द रिलेशनशिप बिटवीन द V potential and I electric current, which is V directly proportional to the I। और अगेन मैथमेटिकली जब इसको कैलकुलेट किया गया तो V इज इक्वल टू I, और एक प्रोपोर्शनलिटी सिंबल जैसे लगा दिए तो इसका नाम हो जाता है R। बाद में जब इसकी वैल्यू को कैलकुलेट किया गया तो व्हाट इज द R, तो R इज द रीजन विच अपोज द फ्लो ऑफ द चार्ज थ्रू ए कंडक्टर। जैसे इस कंडक्टर से चार्ज फ्लो कर रहा था, या फिर तेजी से फ्लो कर रहा है या फिर स्लो फ्लो कर रहा है, तो उन्होंने एक चीज देखा कि अगर हम पोटेंशियल की वैल्यू को बढ़ा दे रहे हैं, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है, चार्ज की स्पीड तो बढ़ जा रही है, बट जितनी ज्यादा बढ़नी चाहिए थी उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही है। मतलब कोई तो रीजन होगा कंडक्टर में, कंडक्टर के पास कोई तो रीजन होगा जिसकी वजह से जितना हम सफिशियंट अमाउंट में पोटेंशियल डिफरेंस दोनों टर्मिनल क्रिएट कर रहा है इतना नहीं बढ़ रहा है। तो उन्होंने जब उसको एक्सपेरिमेंटली देखा तो उन्होंने उसको पाया कि ये एक वैल्यू निकल के आ रही है जो कि प्रोपोर्शनलिटी सिंबल है। बाद में इसी को बोल दिया रेजिस्टेंस। एज यू नो दैट द वर्ड मीनिंग ऑफ द रेजिस्टेंस मीन रेजिस्ट, अपोज करना किसी चीज का, तो इसी कंडक्टर में चार्ज के फ्लो का अपोज करता है। तो ये ऑलवेज फॉर द कंडक्टर V एंड डिवाइड बाई I इज इक्वल टू R। आप इसको लिख सकते हैं R ऑलवेज कांस्टेंट रहता है। इसके लिए कंडक्टर के लिए, तो देखिए कंडक्टर के लिए कांस्टेंट रहता है तो ये ऑलवेज नहीं रहेगा, क्योंकि उन्होंने एक्सपेरिमेंटली यहां पे भी देखा था इसी रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी को, और इसी R का नाम होता है रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये थी स्टोरी रेजिस्टेंस की। अब देखते हैं व्हाट इज द रेजिस्टेंस। ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ऐसा यूनिट ऑफ R इज ओम। ऐसा यूनिट ऑफ R इज ओम होता है, एंड इस सिंबल से दिखाते हैं ओमेगा। ये सब ऐसा यूनिट हो जाता है, और डेराइव्ड ऐसा यूनिट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वोल्ट पर एम्पियर। वोल्ट पर एम्पियर भी इसकी ऐसा यूनिट हो जाती है। ठीक है, तो ये चीजें हो गई आपके रेजिस्टेंस के बारे में। अब देखिए आपने आपको बताया कि रेजिस्टेंस एक कांस्टेंट आएगा फॉर पर्टिकुलर V और I का अगर वैल्यू रेशियो फिक्स्ड रहेगा तब ये आएगा कांस्टेंट। और इसका जब इन्होंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में एक्स एक्सिस पर इन्होंने करंट ड्रॉ किया और वाई एक्सिस तो V को ड्रॉ किया। तो अब इनको देखा कि देखिए ये जो प्रोपोर्शनल है, मतलब इसकी वैल्यू को बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगा, तो एज इट इज जब इसको बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगा, तो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है। और अगर इसका आप स्लोप फाइंड करेंगे, स्लोप क्या बताता है, स्लोप ये बताता है एक्स एक्सिस या फिर कह सकते हो इस रेफरेंस एक्सिस से कितना ओरिएंटेशन है इसका, वो क्या बताने लगेगा, स्लोप बताने लगता है। इसी जैसे कि आप V और I का ग्राफ लेंगे और इसका जब स्लोप फाइंड करेंगे तो ये एक्चुअली रेजिस्टेंस को ही बताता है। और आप इसको मैथमेटिकली भी देख सकते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू R इज इक्वल टू V बाई I। आप कुछ भी लिख सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस फॉर्मूले से भी आप निकाल के वहां पे ऐड लिख सकते हैं, वो कंप्लीट स्लोप निकल के आता है। कैसे फाइंड करते हैं, कभी कभी बोर्ड की क्वेश्चन में ये भी पूछ देता है कि जैसे ये आपको ग्राफ गिवन है और इस ग्राफ से डायरेक्ट पूछ देगा पर्टिकुलर पॉइंट पे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या कितनी है, तो आपको स्लोप से ही फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट इधर। तो जब वैल्यू को यहाँ पे देखा गया लेंथ चेंज करा करके और क्रॉस सेक्शन एरिया को चेंज करके, तब उन्होंने देखा कि रेजिस्टेंस ये जो R की वैल्यू निकल के आई है इसकी वैल्यू वेरी कर रही थी। मतलब आप लेंथ को जब बढ़ा रहे हैं तो चार्ज का फ्लो जो था बहुत इजीली हो रहा था, वो नहीं हो रहा था। मतलब कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। आप जितना लेंथ बढ़ाएंगे वो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगा तो चार्ज का फ्लो स्लो हो जाता है। देखिए नेक्स्ट, अगर आप एरिया की वैल्यू को जब बढ़ाते हैं, एरिया का मतलब होता है क्रॉस सेक्शन एरिया। जैसे एक वायर आप ले लेते हैं, वायर की ये जो थिकनेस होती है ये हो जाएगा आपका R रेडियस,
और ये कंप्लीट हो जाएगा आपका डायमीटर, ये छोटा वाला पोर्शन रेडियस है। इसको जब आप निकालेंगे तो इसका एरिया जब आप फाइंड करेंगे तो पाई आर स्क्वायर, तो इसको बुलाता है क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब वायर की थिकनेस। जैसे ये वायर आपको दिख रहा है ना, अगर ये मार्कर को हम ले लेते हैं, जैसे ये वायर की तरह दिख रहा है, तो इसकी ये वाली थिकनेस, ऐसे इसको क्रॉस सेक्शन एरिया बोलते हैं। जब इसकी वैल्यू को हम बढ़ा रहे हैं तो क्या दिख रहा था, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ए। क्रॉस सेक्शनल एरिया को बढ़ा रहे थे तो रेजिस्टेंस क्या होता था, घट रहा था। ये फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ऑफ वायर के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है, फॉर वेरी मच लॉन्ग डिस्टेंस ऑफ वायर। अब दोनों की जब प्रोपोर्शनैलिटी को कैलकुलेट करते हैं तो वैल्यू हमारी निकल के आती है आर इज इक्वल टू, सॉरी, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल डिवाइड बाई ए। अब इसी प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल को हटाते हैं, जैसे उसने हमने कैलकुलेट किया था, आर इज इक्वल टू या था रो एल अपॉन ए। अब यहाँ पे अगेन एक कांस्टेंट निकल के आया, यहाँ पे कांस्टेंट निकल के आया तो रेजिस्टेंस हमको पता चल गया कंडक्टर में फ्लो जो चार्ज कर रहा है उसका अपोज करता है, दिस इज द रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे जब हमने लेंथ और एरिया को चेंज करके देखा, अब इस कंडीशन में फिर एक कांस्टेंट निकल गया। अब इस रो की जो वैल्यू होती है इसको बुलाता है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी, अब देखिए रेजिस्टिविटी क्या होती है। जैसे रेजिस्टेंस का मीनिंग क्या है, कंडक्टर से चार्ज के फ्लो का अपोज करना। तो अपोज जब कर रहा है तो उसके पीछे भी तो कोई रीजन होगा, तो वो जो रीजन होता है प्रोड्यूस करने के लिए रेजिस्टेंस यानी कंडक्टर में, वो रीजन होता है रेजिस्टिविटी। आप यहाँ पे देख सकते हैं हम इस रिलेशन में किसको कैलकुलेट कर रहे हैं, रेजिस्टेंस को। जब रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं लेंथ के अकॉर्डिंग, एरिया के अकॉर्डिंग। तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है घट रहा है, कैसे बढ़ रहा है कैसे घट रहा है, तो जो कांस्टेंट निकल के आएगा तो वो भी तो किस पे डिपेंड करने लगेगा, रेजिस्टेंस पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये रो क्या हो जाता है, रेजिस्टिविटी। अब देखिए डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी रो जो किस पे होता है, डिपेंड करता है। डिपेंडेंसी, रो की डिपेंडेंसी होती है केवल और केवल टेम्परेचर पे, मतलब वायर का आप टेम्परेचर क्या रख रहे हैं इस पे डिपेंड करता है, और मटेरियल, मटेरियल टू मटेरियल स्विच करता है। जैसे आप एल्यूमिनियम का वायर लेते हैं, जैसे एल्यूमिनियम आपने ले लिया, कॉपर ले लिया, ईटीसी, आप अलग अलग मटेरियल का वायर लेंगे तो इसकी वैल्यू अलग अलग आएगी, ठीक है। वाइल डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस, जब रेजिस्टेंस का हम देखते हैं, ये रो के लिए हो गया, फॉर रो, ठीक है। जब हम डिपेंडेंसी देखते हैं फॉर कैपिटल आर, मतलब कि रेजिस्टेंस के लिए, हम रेजिस्टेंस के लिए देखते हैं ये किसकी चीजों पर डिपेंड करता है, तो बाय द फॉर्मूला वी कैन सी हियर रेजिस्टेंस इज डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। पहली चीज, मतलब टेम्परेचर को आप वेरी कराएंगे तो रेजिस्टेंस भी वेरी कर जाएगा, ठीक है। कैसे वेरी करता है इसके अकॉर्डिंग पे देखिएगा टेम्परेचर। अब दूसरी चीज यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लेंथ और एरिया, मतलब ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन, ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन जिसको कि हम लोग शेप और साइज भी बोल सकते हैं, या फिर सीधा सीधा हम ये बोल सकते हैं कि लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया। मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस जो डिपेंड करता है वो इन चीजों पे डिपेंड करता है, व्हाइल रेजिस्टिविटी इज ओनली डिपेंड ऑन द टेम्परेचर एंड मटेरियल, ठीक है। तो ये तो था ओम्स लॉ एंड रेजिस्टिविटी। और रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या हो जाती है, इसकी ऐसा यूनिट हो जाएगी, ऐसा यूनिट ऑफ रो, रो की ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी। तो ऐसा यूनिट निकालने का देखिए सिंपल मेथड होता है, आप इस वैल्यू को रखिए, बाकी सबको कन्वर्ट कर दीजिए, तो हो जाएगा आर ए डिवाइड बाई एल। तो आर का क्या होता है यूनिट, ओम, ओम हो गया, और यहाँ इसका हो जाएगा मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई मीटर, यानी मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई मीटर, एक मीटर से मीटर कैंसिल, यानी लिख सकते हैं ओम मीटर। दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है। ये हो गया आपका एसआई यूनिट। अब देखते हैं हम लोग एक्सपेरिमेंट कैसे करके इसको वेरीफाई करेंगे, ठीक है।